दोस्तों, क्या आप अपने सपनों के लिए अपनी 11 साल की मेहनत और एक पक्की नौकरी को ठोकर मार सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसी इंसान की है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मौत के साए में जा खड़ा हुआ। कहानी की शुरुआत होती है याहिरो नाम के एक लड़के से। याहिरो एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है जो पिछले 11 सालों से एक आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो इतना मददगार है कि खुद थका होने के बावजूद अपने साथी वर्कर्स का हाथ बटाने से पीछा नहीं हटता था। याहिरो की इसी ईमानदारी को देखकर फैक्ट्री का मैनेजर उससे बहुत खुश होता है। मैनेजर उसे पास बुलाकर एक बड़ी खुशखबरी सुनाता है। वो याहिरो को एक वर्कर से सीधा प्रोडक्शन लाइन मैनेजर बना देता है। मैनेजर को लगता है कि अब याहिरो की जिंदगी संवर जाएगी और वो सुकून से रह पाएगी। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी याहिरो के चेहरे पर खुशी के एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि उसकी असली सपना मैनेजर बनना नहीं बल्कि एक एक्टर बनना था। काम की भीड़ में वो अपने सपने को कोई भूल सा गया था, लेकिन आज उसने एक बड़ा फैसला ले लिया था। याहिरो मैनेजर से साफ कह देता है कि वो ये नौकरी छोड़ रहा है, क्योंकि काली अपने सपने को पूरा करने के लिए वो टोक्यो जा रहा है। मैनेजर थोड़ा दुखी जरूर होता है, पर वो याहिरो को रोकता नहीं। जाते जाते वो उसे क्योसी नाम की एक आदमी का पता देता है जो एक्टिंग की दुनिया में उसकी मदद कर सकता था। अब याहिरो टोक्यो पहुंचकर क्योसी से मिलता है, लेकिन क्योसी एक बड़ा ही मतलबी इंसान निकलता है। वो कहता है कि वो याहिरो को मदद तो करेगा, लेकिन बदले में याहिरो की कमाई का 80% हिस्सा उसे देना होगा। इतनी बड़ी कीमत सुनकर याहिरो वहां से निकल जाता है और खुद अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचता है जिकोबंडन रियल एस्टेट के पास। ये कोई आम कंपनी नहीं थी दोस्तों। ये कंपनी ऐसी जगह को किराए पर देती थी जहाँ या तो खून हुआ हो या किसी ने सुसाइड किया हो, यानी कि स्टिग्मेटाइज प्रॉपर्टीज। इन घरों का किराया आम घरों से 4 गुना कम थे, इसीलिए वो सबसे सस्ता घर चुनता है। जिस घर का असली किराया 80,000 होना चाहिए था, वो सिर्फ 18,000 में मिल जाता है। याहिरो को अजीब तो लग रहा था, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आप दिल में एक अनजान डर लिए याहिरो उस मानुष और स्थापित घर के अंदर कदम रखता है। घर के अंदर कदम रखते ही याहिरो की रूह कांप उठती है। कुछ ही दिन पहले एक लड़की ने इसी कमरे में सुसाइड किया था और उसकी मौत के निशान अब भी एक कोने में बाकी थे, लेकिन याहिरो मजबूर था। इतने कम पैसों में इससे बेहतर और क्या मिलता। तभी याहिरो के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर इस घर में सच में कोई भूत है तो क्यों ना वो इसे लाइव स्ट्रीम के जरिए दुनिया को दिखाए। शायद इससे वो सोशल मीडिया पर फेमस हो जाए और उसे एक्टिंग का मौका मिल जाए। ये सोचकर वो कैमरा सेट करती है और सो जाता है। लेकिन रात होते ही सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक आवाज याहिरो के बदन पर रेंगने लगता है। गहरी नींद में याहिरो को कुछ समझ नहीं आता, तो भी वो आत्मा उसकी गर्दन पर जोर से काट लेती है। दर्द के मारे याहिरो की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसकी गर्दन से खून निकल रहा है। वो घबरा कर जब आईना की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाता है। आईना में वो देखता है कि वो आत्मा दीवार से चिपके अजीब तरह से हिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह क्योसी उसे एक कमर्शियल एड की शूटिंग के लिए बुलाता है। याहिरो खुश होकर वहाँ पहुँचता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है कारिन से। कारिन बहुत ही खूबसूरत है और उन्हें एक कपल का रोल प्ले करना था। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की रहती है और शूटिंग के बाद वो दोनों एक बार में मिलकर ढेर सारी बातें भी करती है। अगली दोपहर कारिन खुद याहिरो के घर आती है, उसे एक ऑडिशन के बारे में बताने। बातों बातों में याहिरो अपना फोन ढूंढने लगता है, पर वो मिलता नहीं। कारिन जब उसके नंबर पर कॉल करती है तो कोई फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है जो कारिन को ऑन करती है। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अभी इस घर से निकल जाओ। कारिन को लगता है कि शायद याहिरो की कोई पॉसेसिव गर्लफ्रेंड है जो नहीं चाहता है कि कारिन उसके पास रहे। जाते वक्त वो याहिरो के गर्दन पर वो निशान देखकर सोच में पड़ती है और उसे एक लव बर्ड समझ लेती है। लेकिन दोस्तों, असली डर तो अब शुरू होता है। कारिन के जाने के बाद याहिरो को अपना फोन बाथरूम में मिलता है, जबकि उसे आज से याद था कि वो फोन लेकर कभी बाथरूम गया ही नहीं था। घर के साफ सफाई करते वक्त याहिरो को उस कोने से लड़की की 2 टूटे हुए नाखून मिलते हैं।
ये देखकर वो समझ जाता है कि ये उसी बदकिस्मत लड़की की नाखून है जिसने यह सुसाइड किया था। माहौल पहले से ही भारी था, पर असली तमाशा तो अभी बाकी था। अगली सुबह यारो उस पॉलीमेडिशन के लिए पहुंचता है जिसके बारे में कारिन ने बताया था। लेकिन जब जज यारो की सीवी देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। सीवी पर लगी यारो की फोटो पूरी तरह से जलती हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। जज इसे कोई टेक्निकल गलती समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन दोस्तों, असली डर तो तब शुरू होता है जब कैमरामैन शूटिंग शुरू करता है। कैमरे के लेंस से वो देखता है कि यह हीरो के पीछे से एक खून से लात हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। कैमरामैन डर के मारे चीख पड़ता है। ये देखकर हायरे नाम के एक जज को यारो में थोड़ी दिलचस्पी होने लगती है और वो अपना विजिट कार्ड उसे दे देता है। रात को यारो अपना घर लौटती है, पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। इस सुनसान और शापित घर में आधी रात कौन हो सकता है? यह हीरो हिम्मत करके दरवाजा पर लगा सिक्योरिटी कैमरा देखती है, पर वह कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़ता है, वो आत्मा अचानक उसके सामने आ खड़ी होती है। यह हीरो भागकर अपने कमरे में जाती है, पर वो आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो यारो का गला दबाने लगती है, उसका दम घुटने लगती है, और फिर वो होता है जो अपने को भी सोचा ही नहीं होगा। वो आत्मा यारो को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है। यारो बिल्कुल उस आत्मा की तरह अपना सिर दीवार से रगड़ने लगता है। ये सब कुछ कैमरास पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था और कारिन ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। अब उसे समझ आता है कि उस दिन फोन पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि वही शापित आत्मा थी जो उसे वार्निंग दे रही थी। यारो की जान खतरे में थी और कारिन अब सब समझ चुकी थी। अगली सुबह कारिन भागते भागते यारो के पास आती है उसे वार्निंग देने, लेकिन घर में कदम रखते ही वो शापित आत्मा कारिन को अपने कब्जे में कर लेती है। कारिन अचानक यारो को खासकर गले लगा लेती है, पर यारो को उसकी हरकत अजीब लगती है। वो उसे धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देती है और तभी कारिन के अंदर से वो बुरा छाया निकल जाती है। कारिन होश में आते ही पूछती है कि क्या हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर यारो की गर्दन पर पड़ती है। वहां से वही भयानक आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। कारिन डर के मारे चीखते ही वहां से भाग जाती है। यारो हैरान होकर आईना के सामने जाता है और वह जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। आईना में वो आत्मा यारो के ठीक पीछे खड़ी थी। अचानक एक तेज हवा चलती है और आत्मा के बाल चेहरा से हट जाता है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि यारो डर के मारे आईना तोड़ देता है, लेकिन आईना टूटते ही एक नया राज सामने आता है। दीवार के पीछे एक छोटा सा बॉक्स छुपा हुआ था। यह हीरो डर के मारे उसे खुद नहीं छुपाता, इसीलिए वो हायरो को बुलाती है। हायरी जब उस बॉक्स को खोलती है तो अंदर एक लड़की की निकली हुई आंख मिलती है। हायरी उसे ऑन करती है, एक और अभी के अभी छोड़ दो वरना ये आत्मा तुम्हें सुसाइड करवा देगी। यह हीरो बिना वक्त गवाए उसी वक्त होटल में शिफ्ट हो जाता है। अभी यह हीरो सुकून के सांस ले ही रहा था कि उसे एक ब्रॉडकास्ट कंपनी से कॉल आता है। वो उसे एक हॉन्टेड हाउस में लाइव रिपोर्टिंग का मौका देते हैं। यह हीरो को लगता है उसका सपना पूरा हो रहा है और वो हाँ कर देता है। अगले दिन वो पूरी टीम के साथ जंगल के बीच एक पुरानी और खौफनाक हवेली में पहुंचता है। दोस्तों, एक घर पुराने घर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वह लाइव रिपोर्टिंग के लिए यारो को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, पर उसका ध्यान भटक रहा था क्योंकि ऊपर की मंजिल से किसी के पैर पटकने की अजीब आवाजें आ रही थी। जब यारो हिम्मत करके ऊपर चेक करने जाता है तो वह सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। सब कुछ बिल्कुल खामोश, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। तभी उसे एक बच्ची अंधेरे कमरे की तरफ भागती हुई दिखती है। वो अंधेरे कमरा जहाँ दरवाजे पर एक बेहद बदशक्ल और खौफनाक औरत खड़ी थी। यह हीरो की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए नीचे आता है, पर टीम के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उसका बात पर यकीन नहीं करता। अब लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है। यह हीरो बताता है कि इस घर में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। बच्ची एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें दर्द ही दर्द था। बेटी की तरफ माँ से देखा नहीं गई और एक दिन उसने अपने ही हाथों से बेटी का गला घोट दिया और फिर खुद भी जान दे दी। तभी दोस्तों, एक अजीब घटना होती है। यारो की आवाज कंप्यूटर पर एक भयानक भूतिया आवाज में बदल जाती है। सब डर जाता है और प्रोग्राम वही रोक दिया जाता है। सब चले जाते हैं, पर यारो वही रुकता है। उसे लगता है आज वो भूत को कैमरा में कैद कर लेगा। रात को बाथरूम में उसे महसूस होता है कि वो बच्ची उसके बिल्कुल पास खड़ी है, पर मुड़ते ही वो गायब।
एआईरो डर के मारे अपने बिस्तर में चिप जाता है, लेकिन तभी ऊपर से फिर वही पैर पटकने की आवाज आने लगती है। अचानक एआईरो की नींद खुलती है। क्या वो सिर्फ एक सपना था? वो फिर से ऊपर जाते हैं, जहाँ उसे घर के मालिक मिलता है। एआईरो उसे ऊपर के कमरे के बारे में पूछता है। मालिक उसे ले जाता है, पर वो कमरा बाहर से पूरी तरह सील्ड था, जैसे वह कोई जा ना सके। मालिक समझ जाता है कि एआईरो ने वो मानुष नजारा देख लिया है। वो उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है। एआईरो जाते जाते उस मासूम बच्चे की आत्मा के लिए एक जूस की पैकेट वहां रख देता है, शायद थोड़ी सी हमदर्दी दिखाने के लिए। इधर कारिन को काम के सिलसिले में टोक्यो से बाहर जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वो एआईरो के साथ अपनी लोकेशन शेयर करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और कारिन हमेशा एआईरो के सलामती के लिए डरती रहती थी। वो चाहती थी कि वो हर वक्त जान सके कि एआईरो कहाँ है और ठीक है या नहीं। एआईरो की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थी कि उसी ने अभी तक उसे पेमेंट नहीं दिए थे, इसीलिए पैसा की तंगी की वजह से एआईरो को फिर से एक शापित घर में यानी स्टिग्माटाइज प्रॉपर्टी में रहना पड़ता है। इस बार वो एक शायरेड अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पहले से हाजिमो और क्वामा नाम के दो लड़का रह रहे थे। पहले 2 दिन तो सुकून से बीते, पर तीसरी रात एआईरो को एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। एआईरो अब इन सब का आदी हो चुका था, इसीलिए वो इसे इग्नोर करके सो जाता है। अगली सुबह एआईरो हाजिमो और क्वामा को सब बताती है और तीनों मिलकर फैसला करता है कि वो उस आत्मा से बात करेंगे। वो वाजा बोर्ड निकालती है और एक कॉइन पर उंगली रखकर आत्मा को बुलाती है। कॉइन अपने आप ही चलने लगता है। आत्मा बताता है कि वो एक 69 साल की औरत है। तभी कॉइन उस अल्फाबेट पर रुकता है और लिखता है माई ब्लड। अगले ही पल छत फट जाती है और क्वामा के ऊपर गर्म खून गिरने लगती है। क्वामा डर के मारे तड़पने लगती है, पर दोस्तों ये सिर्फ खून नहीं था, वो बुरी आत्मा क्वामा के शरीर में दाखिल हो चुकी थी। एआईरो ये सारी फुटेज हायरे को दिखाती है। हायरे उसे वार्न करती है कि क्वामा की जान खतरे में है, उसे तुरंत बचा लो। एआईरो भागते हुए घर पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्वामा अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और छत के किनारे खड़ा था। एआईरो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो शापित आत्मा क्वामा की गर्दन पर सवार थी। वो आत्मा क्वामा को धक्का देती है और क्वामा छत से गिरकर अपनी जान गंवा देती है। एआईरो की आंखों के सामने उसकी दोस्त की मौत हो जाती है। एआईरो क्योसी से मिलकर साफ कह देता है कि अब वो शापित घरों में नहीं रह सकता, लेकिन क्योसी उसे अजीब तरीका से दिलासा देता है। वो कहता है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो एआईरो, इसीलिए कोई आत्मा तुम्हें नहीं मारेगा और इसी वजह से मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। दोस्तों क्योसी की इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरी मूवी का सबसे बड़ा राज है। क्योसी उसे सुझाव देता है कि फिलहाल वो कारिन से मिले, शायद वहाँ उसे सुकून मिले। एआईरो के पास होटल का पैसा नहीं थे, इसीलिए कारिन उसे अपने घर ले आती है। रूम सेट करते वक्त कारिन पूछती है कि एआईरो तुम एक्टर क्यों बनना चाहती हो। एआईरो बताता है कि बचपन में पिता को खोने के बाद वो बहुत अकेला था। एक स्कूल प्रोग्राम में एक एक्टर ने कहा था कि जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। हमेशा मुश्किल रास्ता चुनो, क्योंकि वही तुम्हें एक आम इंसान से खास बनाएगा। बस वही बात एआईरो के दिल में भर कर गई। लेकिन जब एआईरो कारिन से वही सवाल पूछता है तो कारिन बिना जवाब दिए वहां से निकल जाती है। रात को तेज बारिश हो रही थी। अचानक कारिन के कमरे से रोने की आवाज आती है। एआईरो भागकर वहां जाता है और देखता है कि कारिन की अलमारी में छुपी है और डर के मारे उससे दूर रहने को कह रही है। एआईरो को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अगली सुबह कारिन बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एआईरो को शौक होता है और वो अपना फोन निकालकर कारिन की लाइव लोकेशन चेक करता है और दोस्तों यह उसका दिमाग घूम जाता है। लोकेशन दिखा रही थी कि कल रात कारिन इस घर से 5 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर थी। एआईरो कारिन से पूछता है कि वो कल रात कहाँ थी, पर कारिन कहती है वो घर पर ही थी। सच जानने के लिए एआईरो रात को चोरी छुपे कारिन के रूम में चेक करता है। उसे कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसे पता चलता है कि कारिन ने कोई बार टीवी शो में काम किया है। लेकिन जब वो इंटरनेट पर सर्च करता है तो कारिन का कोई नाम और निशान नहीं मिलता। आखिर कौन है ये कारिन और वो एआईरो से क्या छुपा रही है। एआईरो पोजीशन में सो जाता है, पर डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसका बिस्तर के ठीक पास एक भयानक आत्मा खड़ी थी। जैसे एआईरो उस आत्मा की आंखों में देखती है, उसे कुछ पुरानी धुंधले अतीत दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि कारिन के अतीत में कुछ बुरा हुआ था, पर वो बुरा किसके साथ हुआ था ये अभी एक राज था।
तो अभी यारो को उसके घर से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे तुरंत निकलना होगा। यारो शॉप से विदा लेता है, पर जाने से पहले वो क्योसी को कॉल करता है। लेकिन दोस्तों फोन पर एक अजीब मैसेज आता है, ये नंबर मौजूद नहीं है। हैरान होकर यारो सीधे क्योसी के घर पहुंचता है, पर बुआ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वहां से गुजरे हुए लोग बताता है कि ये घर पिछले 2 सालों से बंद है। यारो का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उस मैनेजर को फोन लगाता है जिसने उसे क्योसी का पता दिया था, लेकिन मैनेजर का जवाब सुनकर यारो का पैरों तले जमीन निकल जाती है। मैनेजर कहता है, मैं क्योसी नाम का किसी को नहीं जानता और ना ही मैंने तुम्हें ऐसा कोई एड्रेस दिया था। यारो तुरंत अपनी पॉकेट से वो कागज निकालता है जो मैनेजर ने उसे दिया था, पर दोस्तों उस पर क्योसी का नहीं बल्कि सांत्रो मौत नाम के एक अजनबी का पता लिखा था। इसका मतलब था कि क्योसी नाम का कोई इंसान जिंदा ही नहीं था। तो फिर यारो पिछले इतने दिनों से किससे मिल रहा था? कौन उसे उन शापित घरों में भेज रहा था? यारो एक भयानक साजिश या शायद किसी पुराने शराब का हिस्सा बन चुकी थी। यारो वापस कारिन के पास आता है। कारिन पूरी तरह भीगी हुई थी और उसकी हालत खराब थी। आज यारो ठान लेता है कि वो सच जानकारी रहेगा। वो कारिन से उसके अतीत के बारे में सवाल करता है। कारिन अबर नहीं छुपा पाती और वो इमोशनली बताता है कि उसके पिता एक एक्टर थे जो अक्सर बाहर रहते थे। इसी का फायदा उठाकर उसकी माँ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। जब ये बात कारिन को पता चली तो वो अपनी माँ से नफरत करने लगी और पिता के साथ रहने चली गई। लेकिन उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कारिन को जबरदस्ती लेने आई। वह कारिन के पिता और उस आदमी के बीच झगड़ा हुआ और हाथापाई में वो आदमी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कारिन के पिता को जेल हो गई। दुनिया ने कारिन को जीने नहीं दिया। लोग उसे ताने मारते थे। आखिर में थक कर कारिन ने अपनी पहचान बदल ली, पर वो आज भी अपने पिता को ढूंढ रही है। उसे नहीं पता वो कहाँ है। कारिन की बातें सुनकर यारो के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ जाती है। उसे समझ आता है कि वो क्योसी कोई और नहीं बल्कि कारिन के पिता ही थे। वो पिछले 2 सालों से जिंदा नहीं थे बल्कि उनकी आत्मा यारो को गाइड कर रही थी। क्योसी जानते थे कि यारो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी कारिन की हिफाजत के लिए यारो को उसके पास भेजा था। वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद कोई ऐसा हो जो कारिन की ख्याल रख सके। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि कारिन को अभी तक नहीं पता कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। यारो कारिन को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बस उसे खामोशी से गले लगा लेता है। कहानी के आखिरी हिस्से में यारो फैसला करता है कि वो कारिन को अपने घर ले जाएंगे। दोनों निकलने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब घटना होती है। कारिन जैसे ही दरवाजा से बाहर निकलती है, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। क्योसी की आत्मा कारिन के शरीर में दाखिल हो चुकी थी और वो उसे कोई दूर ले जा रहा था। यारो घबरा कर दरवाजा तोड़ता है और कारिन के फोन की वही 5 किलोमीटर दूर वाले लोकेशन का पीछा करता है। वो पहुंचता है एक पुरानी और खामोश जगह पर जहाँ कारिन अपने पिता की लाश के पास बैठी थी। यारो ये देखकर तांग रह जाता है। अब यारो को सब समझ आ गया था। क्योसी की आत्मा सिर्फ उन्हें मिलाना नहीं चाहती थी बल्कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी उन्हें ढूंढ निकाले ताकि मरने के बाद ही सही बेटी अपने बाप को आखिरी बार देख सके। कारिन ने बचपन में अपने पिता को सीपीएन की एक माला गिफ्ट की थी जो उसके पिता ने मरते दम तक अपने पास रखी थी। ये देखकर कारिन फुट फुट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि जेल से निकलने के बाद उसके पिता उसे कितना ढूंढा होगा, पर कारिन की नई पहचान की वजह से वो उसे कभी मिल नहीं पाए। क्योसी की आत्मा कारिन को गले लगाती है और यारो को शुक्रिया कहकर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। आज क्योसी की आत्मा को सुकून मिल गया था। कुछ महीने बाद यारो और कारिन शहर वापस आते हैं। यारो अब एक बड़ा एक्टर बन चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों एलिवेटर में जाते वक्त यारो को फिर से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। यारो समझ जाता है कि अब उसमें आत्माओं को देखने की एक अजीब ताकत आ गई है। शायद आत्मा अभी भी उसे पसंद करती है। दोस्तों फिल्म के एंड में कुछ रियल लाइफ फोटोज दिखाई जाती है क्योंकि ये कहानी जापान की एक टूर इवेंट पर आधारित है। तो कैसे लगी आपको ये डर और प्यार से भरी दास्तान? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।